गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपने बैचेस के बारे में बताना चाहूँगी। तो हमारे 3 बैचेस जो हैं वो 29 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैचेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैचेस हैं गाइस। 2020 एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल, सीएचएसएल, चाहे आप आईबी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारे यहाँ पर तीनों के तीनों कोर्सेज़ के लिए बैचेस आ रहे हैं। और ये बैचेस प्लीज़ डेट को याद रखिए, 29 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ताकि आपको जो है एक अच्छी सी प्रिपरेशन लेवल जो है वो मिल सके जब तक आपका एग्ज़ाम जो है आए। तो इसमें टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको 29 ऑफ दिसंबर से ज्योग्राफी जो है वो पढ़ाने वाली हूँ इसी बैच में। और वीकली क्विजेज़ होंगी, डेडिकेटेड आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, पीडीएफ मटेरियल भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। ये जो बैच है ब्रह्मास्त्र बैच, ये आपके सीईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी टोटल 3 सीरीज़ अभी तक आ चुकी हैं, ये अब चौथी सीरीज़ है। तो मैं चाहूँगी कि आप अभी से ले लीजिए, ताकि आपको बाद में इसका अफसोस ना हो कि यार ये भी बैच जो है मेरा दोबारा से निकल गया। अगेन इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, साथ ही साथ आपके लिए वाईफाई स्टडी की सफलता बैच भी लाया जा रहा है, जिसमें हिंदी मीडियम वालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस किया जाएगा। एंड साथ ही साथ ये 29 ऑफ दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये 3 बैचेस हैं बच्चा जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। आपको इनकी फ़ायदा क्या है लेने का? टॉप एजुकेटर्स, आपको 50+ टॉप एजुकेटर्स जो है एसएससी कैटेगरी में मिलेंगे। आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा बैच लेना है। आपको हर एक बैच के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। फुल कवरेज होगा, पीडीएफ मटेरियल आपको दिया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखे जाते हैं, और अब तो हमने टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड कर दी है, राइट। साथ ही साथ अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसका प्राइस क्या है, कितना हमको प्राइस देना है। तो देखो बच्चा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स, ये 3 पैकेजेस हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कम से कम 1 साल का तो ज़रूर लें, क्योंकि 1 साल तक प्रिपरेशन लेवल आपका चलता है, ठीक है। अगर चाहते हो तो 22 ईयर्स का भी ले सकते हो। एक बात और, 31 ऑफ दिसंबर से हमारे प्राइसेस जो हैं वो हाइक हो रहे हैं, तो आपको ये जल्दी से जल्दी लेना है, राइट। तो ऐसा ना हो कि यार ये प्राइसेस जो हैं अभी आपको 6000 दिख रहे हैं, कल को जाके आपको 8000 और 9000 देखने को मिल जाए, तो 2000 का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्या कोई डिस्काउंट है इतने सारे प्राइसेस के ऊपर? जी बिल्कुल है, 10% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। आपको जस्ट यहाँ पर कोड यूज़ करना है, यशिका YT, YASHIKA, यशिका YT। ये डिस्काउंट कोड आप यूज़ करें, आपके जो प्राइसेस हैं वो 10% डिस्काउंट पे आ जाएंगे। जैसे ये देखो 6000 का था, ये 5400 का आ गया। 2 साल का आपका 7200 का है, वो आपका 6480 रुपीज़ पे आ जाएगा, राइट। तो चलिए क्रैक करते हैं। 29 ऑफ दिसंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 3 नए बैचेस जो हैं हमारे आ रहे हैं। हे गाइस, सो चलिए हमारे आज के क्वेश्चंस जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स के स्टार्ट करते हैं। एक एक कर आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। पहला क्वेश्चन आपका आता है, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्ड मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी? वाओ, इतना भारी क्वेश्चन मैम कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमें मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आती। चलिए आपको कहानी बताते हैं। सो भारत का ये आपका नक्शा है, राइट। नीचे अगर हम पार्ट देखें तो इस पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टर्न पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट। इसको कई बार ज्योग्राफी में आपको वेस्टर्न घाट्स भी बोला जाता है, और इस वाले पार्ट को हम ईस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब भारत तो थी वो सोने की चिड़िया थी, तो यहाँ पर मसाले लेने के लिए बहुत सारी कंपनीज आई। अब ये वाला जो पार्ट है बच्चा, इसको कोस्टल रीजन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये धरती का पार्ट जो है आपका इंडिया का, यहाँ पर आप देखोगे तो सी है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इससे अलग कर रहा है, समुद्र से और धरती को अलग कर रहा है, ये इसको कोस्टल एरिया बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है कोस्टल रीजन में पूछा गया कि किसका मैक्सिमम ट्रेड होता था। तो ये सारी कंपनीज आपको दी गई, पोर्चुगीज़, डच, द हाउस ऑफ जगत सेठ या मौला अब्दुल गफर। तो बच्चा 17th सेंचुरी के वक्त, यानी कि सबसे पहले भारत में जो कंपनी आई थी पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपकी 1498 में आ गई थी यहाँ पर कैलीकट में,
और गोवा इनकी कैपिटल थी जो कि 1510 में बनी थी। सबसे ज़्यादा इन्होंने ही यहाँ पर जो है मैक्सिमम ट्रेड किया है। आप आज भी जाओगे ना गोवा तो आपको क्रिश्चियन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये पोर्चुगीज़ थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पोर्चुगीज़ और यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये लोग ट्रेड करते थे 17वीं सेंचुरी के वक्त। इजी क्वेश्चन हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एसएससी ऑडिट ऑफिसर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चलते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। ये लिस्ट 1 दी गई और लिस्ट 2 दी गई। अब लिस्ट 1 में क्या है कि नाम दे दिए गए हैं इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के, और नीचे आपको उनके टाइटल बताने कि उनको कौन कौन सा टाइटल जो है वो दिया गया। चलिए सबसे पहले ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये हमने पिछले ही सेशन में बात की थी कि यहाँ पर वो कौन है, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इकोनॉमिकली ड्रेन थ्योरी भी जो है वो दी थी। ये पहला क्वेश्चन आपको एटलीस्ट सी का तो पता चल गया कि मैम सी का जो है वो हमारा 3 है। अब ऑप्शन में देखो सी पे कहाँ पर 3 है, ठीक है। सी ऑप्शन पे कहाँ पर 3 है, यहाँ पर है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। क्या यहाँ पर है, सी ऑप्शन पे देखो, सी ऑप्शन का सी ऑप्शन का 2 है, सी ऑप्शन का 2 है, हाँ। तो यहाँ पर है नहीं है, सी ऑप्शन का 2, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है 3 1 2 4 हमारा राइट आंसर आएगा, ABCD, ठीक है। चलो आओ देखो, इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर नहीं आता है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ, जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक बोलते थे, तो यहाँ पर आपको ए का जो है पता चल गया कि वो 3 है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है नारायण, इनको लोकनायक बोला जाता था, ठीक है। और अगर हम बी का देखें, इनको देवबंधु CF एंड्रू को दिन बंधु बोला जाता था। लाला लाजपत राय, ही इज फ्रॉम पंजाब, इसको पंजाब केसरी बोला जाता था, ठीक है जी। सो ये देखो कितना इजी हो गया आपका क्वेश्चन, राइट। तो एंड्रयूज़ ने ना एक्चुअली क्या किया था, ये जो CF एंड्रू है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो इनको फ्रेंड ऑफ द पुअर बोला जाता था। दिन बंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द पुअर, ठीक है। और इसी वजह से इनको जो है दिन बंधु बोला गया। तो ये आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री अगर पता हो तो इसमें आपको पता होता है कि क्यों टाइटल जो है वो दिए जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ गया। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी ऐसा लगे कि मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, तो आप 1-2 ऑप्शन की हेल्प से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप जस्ट ऑप्शंस को देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशनल एरियाज ड्यूरिंग द रिवॉल्ट पीरियड, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम इंदौर, पहला ही गलत है। क्यों? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ये सभी को पता है, झांसी है ना, झांसी से थी, यस और नो, बिल्कुल। तो यहाँ पर इंदौर से थोड़ी ना थी वो, तो झांसी से थी, ये तो पहले ही आ गया। तो यही हमें सिलेक्ट करना था कि प्रोमिनेंट लीडर कहाँ से थे। वहीं पे नाना साहिब कानपुर से थे, कुंवर सिंह साहब से थे, खान बहादुर खान आपके रुहेलखंड से थे। एक्चुअली हुआ क्या था, 1857 के रिवॉल्ट पे सब कोई अपनी जगह से लड़ रहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई को उनके ही महल से निकाल दिया गया था, ठीक है। क्योंकि उनका बेटा जो है उनकी डेथ हो गई थी, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी। अडॉप्टेड जो उन्होंने सन लिया था उसको वो मान नहीं रहे थे ब्रिटिशर्स। तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत क्या होता है कि अगर आपके राजा जो है उसका आगे कोई वंश नहीं होता तो वो राज्य जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाता था। तो रानी लक्ष्मीबाई को निकाला गया था उनके महल से, तो इसलिए रानी लक्ष्मीबाई भी 1857 भारत की पहली क्रांति के वक्त अंग्रेज़ों से लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was a national leader who wrote history of India on the walls of Andaman Cellular Jail? बहुत ही important leader और कह लीजिए unsung, जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, उनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 10,000 पेजेस जो है मराठी लैंग्वेज में लिखे सेलुलर जेल में, जहाँ पर उन्होंने जो है सारी बातें लिखी। तो विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर। साथ ही साथ आपको एक और बात बताती हूँ, इन्हीं के द्वारा बोला गया था कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये भारत की पहली क्रांति है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस लीडर ने बोला कि 1857 जो है भारत की पहली क्रांति है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन कहता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी है, जो मैंने अभी आपको समझाई, वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ सतारा, झांसी, औध, जौनपुर। तो ये आपको भी याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी ये सबसे पहले आपकी कब आई थी, ये आपको याद रखना है 1848 में ये पॉलिसी आई थी, ठीक है। और सबसे पहला जो है आपका गया था वो था सतारा। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, आपका जयपुर भी इन्होंने इसी पॉलिसी के तहत जो है हड़प लिया था। देन आपका संबलपुर आता है, फिर उसके बाद नागपुर। झांसी को कब इन्होंने अपने तहत लिया था, वो ईयर था 1854। 1854 में लेते हैं 4 साल तक, फिर उसके बाद 1850 3 साल के बाद 1857 में आपके रिवॉल्ट में महारानी जो है वो आपकी इनके साथ लड़ती हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी, और ये बात बिल्कुल सही है। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द चित्तौंग आर्मरी रेड 1934। हु वाज ही? मैकुल, जो यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अगेन काफी अच्छा है। कहते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द आर्मर रेड इन 1934, ठीक है। इनमें से कौन है वो? ये थे आपके दिनेश गुप्ता। अब ये चित्तौंग आर्मरी रेड थी क्या? ये बेसिकली बच्चा अप्रैल, ठीक है, 1930 को हुई थी। इसमें क्या होता, पुलिस और जो है आपके जो बंगाल प्रोविंस में चित्तौंग जो है बेसिकली बांग्लादेश में है, तो वहाँ पे रेवोल्यूशनरी ने अटैक कर दिया था। तो इसमें कौन जो है इस रेड में नहीं इन्वॉल्व थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपके दिनेश गुप्ता थे। अब कौन कौन इन्वॉल्व थे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बहुत सारे पर्सन थे, इनका नाम आपको याद नहीं रखना है, बट क्या होता है कि हिस्ट्री में आपको थोड़ी बहुत ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनका पता होना चाहिए, ठीक है जी, कि कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं इन्वॉल्व था। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये दिनेश गुप्ता जी इन्वॉल्व नहीं थे, तो ऐसे कई बार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इतनी नाम को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्या बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाए यार सबके नाम याद रखने हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। Which of the following events made the English East India Company the legitimate master of the Bengal Sabha? ऑप्शन है बैटल ऑफ बक्सर 1764, यानी कि क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सभा का स्वामी बना दिया था? तो ये बैटल ऑफ बक्सर थी, ये हुई थी आपकी 1764 में। किस किस के बीच में हुई थी ये आपको पता होनी चाहिए, आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और आपके उस वक्त जो है नवाब थे बंगाल के मीर कासिम के बीच में, जिसमें मीर कासिम जी को हराया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रिटी जो है बेसिकली हरा कर, तो उसके बाद क्या होता है कि उनके जो सारे आपके एरियाज़ होते हैं जैसे उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाता है। तो एक तरीके से बंगाल सभा का ये वो एक तरीके से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देते। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये हुआ था 1764, प्लीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपार्ट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट which started on 9th August 1942, what other sensational activity of the freedom fighter was done on 9th August? कहते हैं आपको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको हम अगस्त क्रांति बोलते हैं, ये अगस्त में ही हुई थी, ठीक है। और इसी वक्त इसी अगस्त 9 अगस्त को एक और चीज़ हुई थी इंडियन हिस्ट्री में, तो वो क्या थी? ये आपकी जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 को होता है, इसी तरीके से 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, आपका एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेशन। इसको काकोरी ट्रेन रॉबरी भी बोलते हैं, एक तरीके की ट्रेन रॉबरी होती है ये, काकोरी और अलमानगर नियर लखनऊ के बीच में। और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को बेसिकली हराने के लिए इस रॉबरी को किया जाता है। और इसमें आपके कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, और एक आपके होते हैं अशफक कुल्ला खान, ठीक है। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं और एक तरीके से ये रॉबरी जो है एग्जीक्यूट की जाती है। और ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट घटना है और इसको आपको याद रखना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम अब पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके ऊपर बोल रहा है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग
treaties brought an end to the independent existence of the पेशवा बाजीराव सेकेंड। इनमें से कौन सी ट्रिटी है जिसने आपका जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव को ख़त्म कर दिया था? इसको ट्रिटी ऑफ बसीन बोला जाता है या कई बार इसको ट्रिटी ऑफ वसई भी बोला जाता है। ये 1802 के बीच में साइन हुई थी। ट्रिटी क्या होती है? ट्रिटी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिक तरीके का होना, ठीक है, कि ये चीज़ें मेरी, ये चीज़ें आपकी, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड यानी कि मराठा पेशवास के बीच में हुई थी। इसमें एक बैटल होती है, बैटल ऑफ पूना, इसके ख़त्म होने के बाद ये होती है। और इसमें इसके तहत क्या होता है, मराठा के जितने भी एरियाज़ होते हैं वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाते हैं, तो उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है, सिंपल सी बात। तो ट्रिटी ऑफ बेसीन, प्लीज़ इसको याद रखना, कब हुई थी? 1802 में, ठीक है। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए हो जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए। बाकी के अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आपको एक और चीज़ याद रखनी है, लेट्स क्रैक इट हमारा 29 दिसंबर से आ रहा है। आप मेरा कोड जो है यशिका YT वो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।